बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ASP.NET कोर 3 वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने थे उनका रीजन मैंने पहले से ही बना लिया, ताकि जो टॉपिक पढ़े वो उसी रीजन में काम करते थे। रीजन बनाने का तरीका लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि रीजन और एंड रीजन। अब रीजन के आगे कोई भी आप टॉपिक लिखेंगे या कमेंट्स लिखेंगे, अब इसके बीच में कोई भी काम करेंगे और एंड पे आप इस रीजन को क्लोज करना चाहेंगे तो क्लोजिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपके पास रीजन क्लोज हो जाएगा। इसको डिलीट कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर क्या है, वर्किंग विद डेटा इन कस्टम डेटा फॉर्मेट्स। जैसे लास्ट टाइम हमने डेटा लिया था यूज़र से डेट ऑफ बर्थ के लिए, ऐसे ही मैं यहाँ से यूज़र से अभी भी ले लेता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन इंटरव्यूअर बर्थ डेट। ठीक है, हमने उससे बर्थ डेट लेनी है और उसको हमने ईयर्स में बताना है कि या डेज़ में बताना है कि आप कितने डेज़ के हैं, कितने आवर्स के हैं, कितने सेकंड्स के हैं। उसकी लाइफ कैलकुलेट करनी है जो गुजार चुका है, आने वाली तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, यहाँ पे मैं डेट टाइम में लूँगा, डेट टाइम DOB इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल से वो लाइन लिखेगा तो हमारे पास DOB में आ जाएगी। अब ये एरर दे रहा है। एरर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कन्वर्ट की क्लास को यूज़ करना है, कन्वर्ट टू डेट टाइम, या फिर दूसरे तरीके मैंने बताया था कि आप डेट टाइम के साथ पार्स का फंक्शन है वो यूज़ करें, डेट टाइम डॉट पार्स। दोनों आपको एक जैसे आंसर देंगे। मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब मैंने करंट डेट देखनी है इस वक्त, डेट टाइम करंट डेट या टुडे इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम नाउ हमेशा जब भी कॉल करेंगे तो वो आज की डेट देगा आपको, यानी कि जो डेट उस दिन होगी वो वाली डेट आपको मिलेगी। फॉर एज इज इक्वल टू, आज से आप डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर लें तो आपके पास एज आ गई। कंसोल पे लॉग करवाएं, सॉरी कंसोल पे राइट लाइन करवाएं, लॉग जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो एज डॉट हमारे पास ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डेज़ के ऑप्शन मौजूद, सेकंड्स के हैं, मिली सेकंड्स के हैं, आवर्स के हैं, तो मैं इसमें से डेज़ निकालना चाहता हूँ। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ यू आर जितने भी डेज़ हैं ओल्ड, तो मैं क्या लिखूँगा, यू आर डेज़ ओल्ड। यहाँ पे मैं वो वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने बताया था कि यहाँ आप डॉलर साइन लगाएंगे। डॉलर साइन लगाने के बाद ये देखें ब्रैकेट्स का कलर चेंज हो जाता है। डॉलर साइन आपने नहीं लगाया, रेड आ रही है, जो ही डॉलर साइन लगाएंगे ब्लैक आ जाएगा। यहाँ आप किसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एज डॉट डेज ये काउंट करना चाहता हूँ। कंट्रोल F5 किया, इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ मांगी, एंटिटी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले डेट लिखी फिर मंथ लिखा, तो ये एक्सेप्शन आ गई क्योंकि ये सिस्टम में पहले मंथ फिर डेट लेता है। 03/23/1986। अब देखिए यू आर 12434 डेज ओल्ड। अच्छा, जैसे अब मैंने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखी थी तो एरर आ गया था। यहाँ पे आप जो है इसको कोई मिनिमम वैल्यू दे दें। यहाँ पहले स्टेप पे आप इसको न्यू डेट टाइम कर दें। अब देखिए, अच्छा ये डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है ना उनके साथ काम कर लें मेरे ख्याल में पहले, फिर ये जो कन्वर्जन का इशू आता है ना, वो ये ट्राई पार्सिंग मैंने नीचे बनाया वो यहाँ जाके हम करेंगे। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ जैसे पहले किया था। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं उसको उसकी बर्थ डे जो है वो शो करना चाहता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, जब भी आप ये कॉमर्स लगाएंगे और
जहाँ पे स्टार्ट लगाएंगे तो कॉमर्स के बीच में कहीं भी वेरिएबल को यूज़ करना होगा तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। योर डेट ऑफ बर्थ इज, यहाँ पे अगर मैं डी और बी लिखता हूँ और इंटर करता हूँ Ctrl F5, 03/23/1986, तो ये देखें योर डेट ऑफ बर्थ इज़, आगे वो देखें मेरा टाइम भी शो कर रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम अगर आपने शो ना करवाना हो तो यहाँ आप डॉट डेट कर सकते हैं, तो सिर्फ डेट शो करेगा, टाइम शो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन टाइम अभी भी शो कर रहा है। असल में अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ, 03/23/1986 5 PM, मैं अगर ऐसे देता हूँ तो ये देखें उसके साथ आप ये 12 AM आया है। 5 PM उसने नहीं लिया, 5 PM उसने ले लिया, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ डॉट डेट किया था, अगर मैं डेट नहीं करता और फिर रन करता हूँ, आज अगर मैंने 5 PM लिखा है, इसने 5 PM लिया है। तो मतलब जब आप यहाँ पे डॉट डेट कहते हैं तो वो डेट ले लेता है, लेकिन टाइम उस वक्त वो 12 AM शो कर रहा होता है। अगर आपने टाइम को एक्सक्लूड करना है तो कुछ मेथड हमारे पास टू के नाम से ही बने हुए हैं। टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो ये देखें इसने सिर्फ डेट लिखी है, उसमें मंथ इंक्लूडेड नहीं, अपना उसमें टाइम इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आप ये फॉर्मेट नहीं चाहते, आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ 23 AP MAR 1986 ऐसे लिखा जाए। तो ये कुछ कस्टम फॉर्मेट्स हैं, हम उन पे काम करेंगे कि अगर इससे मैंने सिर्फ मंथ निकालना हो कि यूर मंथ ऑफ बर्थ इज, मंथ ऑफ बर्थ इज, आगे यहाँ पे मैं सिर्फ मंथ देखना चाहता हूँ। टू स्ट्रिंग, किसी भी चीज़ को आप टू स्ट्रिंग कह सकते हैं। टू स्ट्रिंग में उसका डिफ़ॉल्ट मेथड जो होता है वो कॉल होता है। यहाँ टू स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे एक ओवरलोडिंग चीज़ होती है, वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि आप ये ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे जब भी, या इसके अंदर रहते हुए आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास सामने यहाँ पे नीचे इसकी डिटेल आ जाएगी। पहला ऑप्शन, आपके पास चार ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ये कि आप इसको खाली छोड़ें, टू स्ट्रिंग आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आई फॉर्मेट प्रोवाइडर में एक प्रोवाइडर बताएं इसको फॉर्मेट का, ठीक है। तीसरा ये कि स्ट्रिंग में आप एक इसको फॉर्मेट बता दें, और चौथा ये कि स्ट्रिंग में फॉर्मेट बताएं, आप प्रोवाइडर भी बताएं। तो मैं इसको जो कॉल करने लगा हूँ मैं, वो ये कि स्ट्रिंग में एक प्रोवाइडर इस फॉर्मेट बताऊँगा। फॉर्मेट में जैसे मैं यहाँ पे डबल वाई लिखता हूँ, योर ईयर ऑफ बर्थ इज़, सिर्फ डबल वाई लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये बता रहा है ईयर ऑफ बर्थ इज़ 86। इसी तरह अगर मैं इससे 4 डिजिट में निकालना चाहूँ तो 4 टाइम y लिखूँगा, और यहाँ पे मैं 5 PM डाल रहा हूँ 1986। अच्छा, इसमें से अगर मंथ निकालना चाहूँ, मंथ ऑफ बर्थ इज़, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मंथ के लिए लिखेंगे। असल में कुछ चीज़ें जो है ना, ज़्यादा जल्दी समझना भी अच्छा नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को टू स्ट्रिंग करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 00 बता रहा है। ये बेसिकली जो है वो मिनट है, मंथ नहीं है। मंथ के लिए क्या करेंगे, एम कैपिटल वाला, मंथ ऑफ बर्थ इज 03। लेकिन इसने तो ये डिजिट में बताया, मुझे तो ये अल्फ़ाबेट्स में चाहिए, यानी MAR लिखा हुआ है। तो 2 टाइम अगर लिखेंगे तो ये आपको मंथ डिजिट में बताएगा, 3 टाइम आप लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स में बताएगा, MAR। और अगर अब मंथ का नाम पूरा देखना है तो 4 टाइम आपने M लिखना होगा। ये देखिए मार्च। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, यू वर born in 1986 and month was
जो भी मंथ होगा एंड डेट इक्वल टू जो भी डेट होगी वो, और एंड टाइम आवर्स वाज जो भी टाइम होगा वो, एंड मिनट्स जो भी मिनट्स होंगे वो। ये सारी चीज़ें शो करवाना चाहता हूँ। या मैं क्या लिखूँगा, डेट ऑफ बर्थ, और स्टार्ट में मुझे ये लगाना पड़ेगा डॉलर साइन, क्योंकि मैं यहाँ वेरिएबल को अंदर वेरिएबल का नाम यूज़ करना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डॉट, सबसे पहले मैं ईयर लेना चाहता हूँ, टू स्ट्रिंग 4 टाइम वाई, 4 डिजिट में ईयर, उसके बाद मंथ, डी ओ बी टू स्ट्रिंग 3 डिजिट में, तो एम ए आर इस तरह मुझे बताएगा। एंड डेट, तो मैं डेट लेना चाहता हूँ, डी बी टू स्ट्रिंग डेट के लिए डबल डी, एंड टाइम आवर्स के लिए एच एच, एंड मिनट्स जो भी मिनट्स होंगे यहाँ पे यू बी टू स्ट्रिंग मिनट्स आ जाएगा। तो इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मिनट्स में मैं दे देता हूँ 534, इंटर किया 1986 ईयर, मार्च मंथ, डेट 23, एंड टाइम आवर्स वाज 05 एंड मिनट्स 34। अब ये 05 तो है, लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह कर लूँ कि मैं ए एम पी एम लिखने के बजाय यहाँ पे 17 लिख दूँ, और यहाँ पे पी एम नहीं लिखा, इंटर करूँ, फिर भी देखें टाइम जो है आवर्स 05 ही आया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 17 आना चाहिए, यानी 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो लोअर एच एच जो है वो 12 आवर तक जाएगा, और 2 दफ़ा अगर अपर एच लिखेंगे तो ये 24 आवर में लिखेगा। देखिए एंड वाज 17। अब बेशक अगर मैं इसमें 5 PM भी लिख देता हूँ यहाँ पे 5 PM, तो भी ये इसको 17 ही लेगा। ठीक है, तो लोअर एच जो है वो आपको देगा 12 आवर्स तक फॉर्मेट, और अपर एच 24 आवर तक। और अगर मैं लोअर यूज़ करता हूँ, साथ में ए एम पी एम यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, ए एम पी एम के लिए आप टी टी यूज़ करेंगे, टी टी डबल टी यूज़ करें 2034 PM। बेशक आपने टाइम में PM लिखा हो या ना लिखा हो, एक ही बात है, आपके 1734 लिख दें तो भी ये PM उठा लेगा इसमें से। तो ये डेट के कुछ कस्टम फॉर्मेट से अगर आप इनको सम अप करके इकट्ठा देखना चाहें, यानी कि अपने कस्टम फॉर्मेट में कुछ इस तरह से कि पहले ईयर आए, ठीक है, फिर पहले डेट आए, फिर मंथ नेम आए, फिर ईयर 2 डिजिट में आए, और फिर आवर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद AM या PM, इस तरह से आए। ये फॉर्मेट अगर लेना चाहो, योर डेट, योर बर्थ डेट डिटेल्स इज इक्वल टू, अब अगर एक ही है तो बेशक मैं यहाँ से प्लस करके भी दे सकता हूँ। एक से ज़्यादा होते तो मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाता, इसके शुरू में डॉलर साइन लगाता, एक हो तो भी कर सकता हूँ, लेकिन एक है तो मुझे इतने ज़्यादा तक दो में नहीं पढ़ना, मैं यहीं पे प्लस कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डॉट टू स्ट्रिंग। अब उन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें डेट चाहिए, डी डी स्पेस, उसके बाद मंथ चाहिए, MM, अगर 3 डिजिट में चाहिए तो डबल M, ट्रिपल M लिख दें, और इसके बाद जो है हमारे पास है 2 डिजिट ईयर में, उसके बाद आवर्स, मिनट्स और AM PM।
देखें 23 मार्च 86। और मार्च में अगर एम आर पूरा लिखना चाहे तो मैंने पहले भी बताया था कि एक एम आर एक्स्ट्रा डाल दें, फुल नेम आ जाएगा। 23 मार्च। अच्छा, ये सेक्शन हमारा क्लोज हो गया। इस सारे को मैं मल्टी लाइन कमेंट करने लगा। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है कमेंट की और ये एंडिंग होती है। आपने जब भी काम करना है तो ये ख़त्म कर देना है और ये ख़त्म कर देना है। एक एक सेक्शन जो है ना आपने उस पर काम करना है। अब हम आते हैं पार्सिंग और ट्राई पार्सिंग पे। पार्सिंग और ट्राई पार्सिंग दोनों मेथड्स हैं हमारे पास। पार्सिंग एक्सेप्शन देता है, ट्राई पार्सिंग एक्सेप्शन नहीं देता। कैसे? मैं यहाँ कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू, या इसको मैं कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर सैलरी इन डिजिट्स। और यहाँ पे मैं इंट में सैलरी ले लेता हूँ, वैसे फ्लोट में लेते हैं, डेसिमल में लेते हैं, लेकिन इंट में ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं, न्यूमेरिक किसी में भी। कंसोल डॉट रेट लाइन। अब ये ज़ाहिर है मुझे नहीं देगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग देता है। तो पार्सिंग का तरीका क्या बताया था, इंट डॉट पार्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं उसको शो करवा देता हूँ, योर सैलरी इज सेल, कंट्रोल F5। सैलरी क्या है, मैंने सैलरी इंटर किया तो ये सैलरी इज उसने बता दिया। अब अगर मैं सैलरी की जगह, डिजिट्स की जगह मैं कुछ अल्फ़ाबेट डाल दूँ, इंटर करूँगा तो अनहैंडल एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है, कि इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। स्ट्रिंग जो है वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई इनिशियल में जो है सैलरी तय कर लूँ, उसके बाद यूज़र से मांगूँ, अगर वो प्रॉपर सैलरी बताए तो ठीक है, वही सैलरी यूज़ कर लूँ, और अगर ना बताए तो कोई डिफ़ॉल्ट सैलरी जो है वही शो हो जाए। उसके लिए क्या करूँगा, ये यहाँ तक जो चीज़ मैंने की मैं इसको कमेंट करने लगा हूँ, ये 2 लाइनें, और इनको दोबारा नीचे बना रहा हूँ कि इंट सैलरी। यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, स्टार्ट में मैं तय कर रहा हूँ कि 12,000 बाई डिफ़ॉल्ट सैलरी मैंने तय कर दी, सैलरी 12,000 होगी। अब मैं यूज़र से मांग रहा हूँ, अगर यूज़र यहाँ पे प्रॉपर सैलरी देगा तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। लेकिन यही तो हमारे पास प्रॉब्लम है कि यूज़र प्रॉपर सैलरी देता नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट्स में भी एंटर कर देता है, तो उस चीज़ को मैंने हैंडल करना है। अब इंट डॉट पार्स के बजाय इंट डॉट ट्राई पार्स, ट्राई पास करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है। इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये कहता है टेक्स 1 आर्गुमेंट्स, नो ओवरलोड फाउंड, नो ओवरलोड फाउंड बाय मेथड ट्राई पास टेक 1 आर्गुमेंट्स। जब भी ये ओवरलोड की बात करे या मेथड की, तो आपने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस प्रेस करना है या ये ब्रैकेट दोबारा लगानी है। तो इसमें देखें पहले कह रहा है ये स्ट्रिंग में कुछ भी आप बता दें उसको ये कर लेगा, और आउट आउट बता रहा है, आउट इंट रिजल्ट, यानी कि इसको आप एक स्ट्रिंग दें, इसको कन्वर्ट करके वापस आपको इंटीजर बना के देगा, वापस आपको आउट करके देगा। तो इसको आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा। तो आप देखें वो कह रहा है कि आउट में एक इंटीजर बताएं, यानी कि ये अपने इंटरनली उसको सॉल्व करेगा, और आपने जो इंटीजर इसको दिया होगा ना उसी में ये नई वैल्यू आपको डाल देगा। हमारे पास वो इंटीजर कौन सा है, वो है सैलरी, लेकिन साथ में आउट लिखा हुआ है, आउट भी हमने लिखना है। इसका तरीका ये आगे हम जाके उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपको वापस रिटर्न नहीं करेगा, ये देखिए एरर दे रहा है, इसको आपने सिर्फ ऐसे कॉल करना होता है कि इंट में आप ट्राई पार्स करें, इसको पार्स करने की कोशिश करें इंटीजर में, अगर हो जाए तो मुझे वापस इसमें आउट दे दें, इसमें वापस दे दें, ठीक है। और अगर ना हो तो एरर नहीं देना, वही जो डिफ़ॉल्ट से लिए वही शो होनी चाहिए। अब मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ पे 15,000 लिख के एंटर करता हूँ तो योर सैलरी इज़ 15,000 इसने पास कर दिया। और अगर मैं कुछ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं देता और एंटर कर देता हूँ तो योर सैलरी इज़ 0। अब इसने इसको वापस जो है हमें एरर नहीं दिया, लेकिन हमें 0 दे दिया है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी इसने ओवरराइट कर दिया है। बहरहाल ये यहाँ पे हम मतलब इसको अगर
ज़ीरो ही कंसिडर करें और यहाँ पे चेक कर लें कि इफ़ सैलरी इज इक्वल टू ज़ीरो, सैलरी इज इक्वल टू 12,000, इस तरह आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मेथड आपको पार्स करके देगा वैल्यू। अगर वैल्यू पार्स हो जाती है, प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो वैल्यू दे देगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? एक वैल्यू टाइप होता है, एक रेफरेंस टाइप होता है, वो हमारा टॉपिक नीचे है तो वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। ये जो इफ़ लगाया ये भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी हम नीचे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्राई पास तमाम चीज़ों में आप कर सकते हैं, डेट टाइम में भी कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेट जो आप कन्वर्ट टू में करते हैं या इन डॉट पार्स फ्लोट डॉट पार्स करते हैं, वो ट्राई पार्स भी कर सकते हैं, वो आपको एरर नहीं देता। अब मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट करने लगा हूँ। अब हम आगे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप पे। हमारे पास वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप होता है, एक पॉइंटर टाइप भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये कुछ दो ग्रुपों में हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक वैल्यू टाइप कह रहे हैं, एक को रेफरेंस टाइप कह रहे हैं। यहाँ पे ना आपको कहीं से भी आप पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होगा या कहीं और से डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में ना बड़े लंबे लंबे आर्टिकल मिलेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल वे में और आसान करके ना इसको अपने अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू टाइप, इसमें जो भी वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ वो एक सेट में से होती है, सेट ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ काउंट इज स्टार्टिंग, यानी कहीं से वैल्यू स्टार्ट होती है, आप रेंज कहते हैं इसको। रेंज मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। वैल्यू टाइप जैसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो ज़िंदगी और मौत, ठीक है, ज़िंदगी एंड मौत, ये दो चीज़ें हैं, इनके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा ही है। चलें, ये थोड़ी अलग चीज़ होगी, मैं यूँ बताता हूँ। स्टार्टिंग हो जाएगी, जैसे डे ऑफ वीक हमेशा 7 होते हैं, कभी 7 से ज़्यादा नहीं है या कम नहीं हुई है। मंथ ऑफ ईयर्स हमेशा 12 होते हैं, कभी ज़्यादा या कम नहीं हुई है। तो ये एक रेंज है कि 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई मंथ ज़रूर होगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जहाँ भी हमारे पास जो भी डाटा टाइप्स हैं जिनमें रेंज होती है, उनको हम वैल्यू टाइप कहते हैं। मिसाल के तौर पे इंट की बात करें तो मैक्स वैल्यू इसके अंदर आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये होगी। अब इस मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती और इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। तो इंट जो है हमारे पास वो क्या है, वो वैल्यू टाइप है। ना सिर्फ इंट वैल्यू टाइप है बल्कि आपके पास फ्लोट एट मैक्स वैल्यू, बेशक इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है लेकिन है, एक रेंज है। तो फ्लोट है, डेसिमल है, डबल है, मतलब आल न्यूमेरिक डाटा टाइप्स और वैल्यू टाइप्स। इसके बाद बुलियन है। बुलियन मैंने बताया पहले भी, या अगर नहीं बताया तो बुलियन आपके पास दो वैल्यू रह सकती है, उसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यस को आप कहते हैं यस या नो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये भी वैल्यू टाइप है। इसके अलावा डेट टाइम है। डेट टाइम अगर इसमें मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू आ रही है तो ज़ाहिर है ये भी फिर मैक्स वैल्यू अगर आप निकालें तो ये मैक्स वैल्यू। और इसको अगर मैं कंसोल पे लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, जब भी वो मैंने पहले बताया जब उसके इतने ज़्यादा काम करते हैं तो वो वही याद आता रहता है। कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्स वैल्यू रन करें तो मैक्स वैल्यू है 31 दिसंबर 9999 11:59:59। यहाँ पे सी शार्प बनाने वाले भी मान जाते हैं कि बस इसके बाद आगे दुनिया नहीं होगी, इससे पहले ही क़यामत आ जाएगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है इससे पहले आएगी या बाद में आएगी, लेकिन डेट टाइम को इन्होंने एक फ़िक्स रखा हुआ है। अभी 2020 है तो अच्छा खासा टाइम बाकी है,
तब तक कितनी और टेक्नोलॉजीज आएंगी और क्या क्या होगा। भारत इन्होंने डेट टाइम को यहाँ पे रखा हुआ है, तो डेट टाइम भी वैल्यू टाइप ही होगी। इसमें आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है, डेट टाइम, वैल्यू टाइप। इसके अलावा जैसे आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही, तो स्ट्रिंग आपके पास जो है ये रेफरेंस टाइप है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट पे अभी हमने काम नहीं किया, ऑब्जेक्ट भी रेफरेंस टाइप है, अरेज है, लिस्ट है, ये सारे रेफरेंस टाइप है। ठीक है, अब वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में फ़र्क क्या होता है। आपके पास जो सिस्टम में मेमोरी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं हीप और एक को हम कहते हैं स्टैक। मेमोरी में, रैम में दो हिस्से होते हैं, स्टैक और हीप। दोनों का फ़र्क क्या है। स्टैक अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास जो स्टैक है वो 1 MB हो गए, और आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास स्टैक जो है वो 4 MB होगा। आजकल जो पीसी आ रहे हैं बेशक उनमें रैम बहुत ज़्यादा आ रही है, 16 GB तक भी रैम है। मेरे पास जो सिस्टम है इसमें भी 16 GB तक है, लेकिन इसमें भी स्टैक जो है वो 4 MB का होगा। आपकी जितनी ये वैल्यू टाइप डाटा है ये सारे का सारा स्टैक पे सेव होता है, वैल्यू टाइप, और जो रेफरेंस टाइप है वो हीप पे सेव होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो वैल्यू टाइप है इसको हम स्टैटिक डाटा कह देते हैं, और रेफरेंस टाइप को हम डायनामिक डाटा कह देते हैं। स्टैटिक डाटा मतलब मखसूस डाटा होगा, थोड़ा सा होगा, वो आपके स्टैक पे से सेव होगा। और अगर डाटा ज़्यादा डायनामिक है, कुछ भी आ सकता है उसमें, जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में इंटीजर में जैसे आपके पास एक लिमिट है कि आप इंट एक्स इज इक्वल टू, मतलब एक लिमिट है, उससे बड़ी वैल्यू आप लिख ही नहीं सकते। जब आप बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, ये इसके ऊपर लेके जाए तो वो कह रहा है कि ये इतनी बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आ सकती। लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकती है और एक टेक्स्ट भी हो सकता है, और एक बहुत बड़ा टेक्स्ट भी हो सकता है जिसको आप ऐसे सेव करते जाएं। ठीक है, 2 बिलियन कैरेक्टर डाल दें, इसमें आ जाने कंसोल डॉट राइट लाइन वाई राइट इसे मैंने, तो देखिए इतना बड़ा डाटा मैंने इसमें लिखा, और जितना मर्जी लिखते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों कि ये अपनी वैल्यू जो है ये हीप पे सेव करती है, स्टैक पे नहीं। स्टैक में लिमिट है आपके पास वैल्यू की, और हीप पे लिमिट है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी यूँ कर दूंगा। हमारे पास ये रैम है, रैम में एक छोटा सा पोर्शन है ये जिसको हम स्टैक कह रहे हैं, ये स्टैक है। और बाकी सारा जो है ये हीप है। अब होता क्या है कि स्टैक पे आपकी, यहाँ पे मैं कुछ स्टैक को बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आपने इंटीजर बनाया तो क्या होता है, एक्स, आपने यहाँ पे इंटीजर बनाया है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10। बैकेंड पे क्या हुआ, ये एक एड्रेस है मेमोरी का, फर्ज किया कुछ इस तरह से, ये एक एड्रेस है, ये इसके ऊपर ही है, यानी कि ये इस चीज़ का एड्रेस है। ये आपकी जितनी मेमोरी है, हर हर जगह मेमोरी में जो ब्लॉक्स हैं उनके एड्रेसेस होते हैं। अब आपने जब एक्स इज इक्वल टू 10 बनाया तो ये 10 इस पे स्टोर होगा, इस एड्रेस पे 10 स्टोर हो जाएगा, और एक्स या यूँ समझ लें आपके एक्स इज इक्वल टू 10 सारे का सारा इधर सेव हो जाएगा, एड्रेस की बात ही ना करें आप। अब दूसरी सूरत में जब आपके पास स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग तो स्टैक पे सेव नहीं हो सकती, उसने यहाँ हीप पे सेव होना है, लेकिन
उसका जो नेम है ना, ये वेरिएबल का नेम जो भी एड्रेस है, एक ये एड्रेस है और एक हमारे पास ये x2343 कहना है इसको आप, ये दूसरा एड्रेस है। अब जब आपने स्ट्रिंग बनाई यहाँ पे, स्ट्रिंग y is equal to my name here, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक और ब्लॉक बनेगा, y इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सेव नहीं हो सकती, x2343, इसको मैंने 3 लिखना था, 2 लिख दिया, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसमें एड्रेस सेव होगा और इसमें वैल्यू सेव नहीं होगी। अब ये एड्रेस इधर किसी जगह, ये जो आपका हीप वाला पोर्शन है, यहाँ पे कहीं पे ये एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा होगा, x2343, और ये जो आपने इसमें माई नेम एयर, माई नेम एयर, वो इधर जाके सेव होगा। यानी कि आप यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अगेंस्ट जो एड्रेस बनेगा उस एड्रेस पे जाके वैल्यू स्टोर होगी। तो रेफरेंस टाइप में आपका वेरिएबल का नाम समझे यहाँ पे सेव हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेव हो रही है, और रेफरेंस टाइप में, और वैल्यू टाइप में नाम और वेरिएबल दोनों यहीं पे सेव हो रहे हैं। तो ये फ़र्क है हीप और स्टैक का, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक क्लोज हुआ, इसको मैं ऐसे ही कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि सी शार्प में एरर हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंटैक्स एरर, एक हमारे पास होता है लॉजिकल एरर, और एक होता है रन टाइम एरर। सबसे पहले हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं। for x is equal to 10, for y is equal to 20, या आप इसको इंट कह दें, अब x is equal to पाकिस्तान, ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। हमने सिंटैक्स ही गलत लिखा है, इसके बगैर प्रोग्राम चलता ही नहीं है। अगर मैं कंट्रोल F5 करता हूँ तो ये देखें कह रहा है देयर वर बिल्ड एरर, ठीक है, कहता है लास्ट टाइम जो आपका सक्सेस बिल्ड हुआ था ना, क्या उसी को रन करते। मैंने कहा नहीं, तो इसने कहा ये एरर है, मैंने एरर पर डबल क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पे ले आया कि यहाँ पे एरर है। क्यों, एक्स यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ आपने उसको स्ट्रिंग बना दिया, ये आपका सिंटैक्स एरर है, ऐसे आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं यूँ लिखूँ एक्स इज इक्वल टू 10, 30 और आगे ब्रेक क्लोज कर दूँ, तो ये भी सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर के बगैर तो आपको प्रोग्राम चलता ही नहीं है, और जहाँ पे भी एरर होता है वहाँ पर आपको हाईलाइट कर देता है कि ये एरर है। अब इन तीनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने बताया 01 के, दूसरे नंबर पे बताया रन टाइम एरर। रन टाइम एरर की बड़ी अच्छी एग्जांपल जो भी हमने की थी, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ, कन्वर्ट या डेट टाइम डॉट पास कंसोल डॉट डेट टाइम। अब यहाँ पे अगर यूज़र रन टाइम का मतलब जब मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन तब एरर दे, ये देखिए मैंने रन किया और यहाँ पे मैंने ये डेट टाइम लिखा, इंटर किया, तो ये देखिए अन हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है, द स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड डेट टाइम, ये वैलिड डेट टाइम नहीं है जो आपने एंटर किया।
रन टाइम एरर वो एरर है कि जहां आप इनपुट प्रॉपर ना दे रहे हो या किसी भी वजह से जब एप्लीकेशन आपकी रन हो रही होती है उस वक्त एरर आता है। इसको आप पहले ट्रेस कर ही नहीं सकते, ये आता ही तब है जब आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन चल रही है, मतलब आप इसका मतलब है उसमें कोई सिंटैक्स एरर मौजूद नहीं है। जब तक एप्लीकेशन में सिंटैक्स एरर होता है एप्लीकेशन बिल्ड ही नहीं होती। जब बिल्ड होती है तो वो एक, मतलब समझ लें कि जैसे एक डीएलएल फाइल बन जाती है या एक एक्जी फाइल बन जाती है और वो एक्जी फाइल चलती है। तो एक्जी फाइल बनती ही तब है जब आपके पास लॉजिकल, जब आपके पास सिंटैक्स एरर कोई भी ना हो। और रन टाइम एरर तो वो तो ज़ाहिर है जब एप्लीकेशन चल रही होगी, कोई भी डाटा इनपुट होगा उसकी आउटपुट आएगी तो किसी में भी एरर आने के चांस मौजूद है, वहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश कर जाती है और आपको एरर शो हो जाता है। अब कुछ एरर हैं जो आपको शो भी नहीं होते और एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं करती और बिल्ड भी हो जाती है, लेकिन वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ वार x इज इक्वल टू 10, वार y इज इक्वल टू 20, वार z इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इन दोनों का एवरेज लेना मैंने, वार ए वी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास लॉजिकल एरर है। कंसोल डॉट राइट लाइन ए वी जी रन करता हूँ तो 10 और 20, ये 30 हो गया तो 15 आंसर आना चाहिए। मेरे पास आंसर 20 आ रहा है। उसकी वजह इसने पहले इसको सॉल्व किया। जैसे हम मैथ में पहली प्रायोरिटी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की होती थी और दूसरी प्रायोरिटी जो है वो प्लस माइनस की होती थी। इसी तरह इसने भी पहले फाइव 20 डिवाइडेड बाई 2 किया, 10 आ गया और फिर इसको 10 में इंक्लूड कर दिया। इस चीज़ को हम कहते हैं लॉजिकल एरर, कि हम हमारी लॉजिक ठीक नहीं होती। इसमें अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ कि पहले इन दोनों को आपस में प्लस करो फिर 2 भी डिवाइड करो, तो फिर मेरे पास ये 15 आ गया। तो ये हमारे पास होता है लॉजिकल एरर। इसके भी मैं कमिट कर देता हूँ और ये सेक्शन क्लोज कर देता हूँ। अभी हमने डेट टाइम पे काम कर लिया, पार्सिंग और ट्राई पासिंग कर लिया, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप को देख लिया, टाइप ऑफ एरर देख लिया। नेक्स्ट हमने देखना है डिसीजन मेकिंग, कि अगर हम कोई भी चीज़ यूज़र इंटर करता है उसकी बेस पे हमने कोई डिसीजन लेना है, उसको कुछ कहना है, तो वो चीज़ कंसोल डॉट राइट लाइन enter your age in years, int age in years is equal to console dot read line, और फिर ज़ाहिर है ये इंटीजर में है तो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, int डॉट पार्स। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 1 से लेके 17 तक है तो उसको कोई भी ऑप्शन आप दे दें। 1 से लेके 17 तक है तो उसको आप कहें कि बेबी है। 17 यानी 18 से लेके 18 से लेके 40 तक है तो यंग है, और 40 प्लस है तो ओल्ड मैन के। अब हमारे पास एज इन ईयर आ गया, मैं यहाँ चेक करूँगा इफ़ एज इन ईयर इज लेस देन 17 और आगे ब्रैकेट्स। अच्छा, सेमी कॉलन हर लाइन के एंड पे होता है सिवाय उस लाइन के जिसके आगे करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही हो। अगर करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होता, अदरवाइज हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन होगा। ये एक आसान सा असूल है कि हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन है। अगर किसी जगह पे आपने ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं तो फिर आप सेमी कॉलन नहीं लिखते। अच्छा, एज इज़ लेस देन 18 कह लो, 18 से कम, ताकि 17 भी इंक्लूड हो जाए, या 17 लिखता हूँ तो इक्वल भी लगाना पड़ेगा कि एज, अगर एज इज़ लेस देन इक्वल टू 17 तो कंसोल डॉट राइट लाइन यू आर
else if age in year is less than equal to 40. Console right line, you are young. else लास्ट में मैं else कह रहा हूँ क्योंकि 17 से कम है तो फिर ये आ गया, 40 से कम है तो ये आ गया, और अगर यहाँ पे इसके अलावा ऑप्शन है तो वो 40 प्लस वाला ही है। कंसोल यू आर ओल्ड। अच्छी अप्रोच यही होती है कि आप लास्ट वाला इफ़ एल्स ही रखें, उसके साथ इफ़ ना लगाओ, जैसे इफ़ एज इन ईयर ग्रेटर देन 40। वो लाजमी बात है कि यहाँ अगर 17 से भी ज़्यादा है, 40 से भी ज़्यादा, 17 से कम भी नहीं है, 40 से कम भी नहीं है, तो ज़ाहिर है फिर 40 से ज़्यादा ही होगा। तो ये जो है ये लास्ट वाला ऑप्शन ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यही होगा, लाजमी बात है। ठीक हो गया। अब इसको देख लें कि अगर मैं किसी और तरीके से लिखता, पहले ये एज 40 लिखता। अब कई लोग इसको इस तरह बड़ा कम्प्लेक्स करके भी लिखते हैं। कैसे? पहले वो चेक करेंगे ओल्ड मैन को, लिखेंगे इफ़ एज ईयर ग्रेटर देन 40 console that right line you are old man else if। अब 40 से तो लेस है लेकिन 18 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, एल्स एज इन ईयर इज़ लेस देन ग्रेटर देन 18, तो ये फिर भी शार्ट रहेगा। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, एल्स इफ एज इन ईयर लेस देन 40 एंड एज इन ईयर ग्रेटर देन 17, 17 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो आसान तरीका ये है कि आप एक तरफ से चलें। सबसे पहले आप देख लें कि 17 या इससे कम है तो ये दूसरा, अब 17 से ज़्यादा तो है ही, 40 से कम है तो ये, और 40 से ज़्यादा है तो ये। सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसमें नेस्टेड भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 17 से कम है तो आप दो ऑप्शन कहना चाहते हैं कि अगर 10 से कम है तो बेबी है, और 10 से ज़्यादा है तो कुछ और कहना चाहते हैं, बेबी वन बेबी टू। समझ लें फॉर एग्जांपल इफ़ एज इन ईयर इज़ ग्रेटर देन 10, अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर ये एल्स, अब 10 से कम ही होगा, 10 से कम है तो बेबी, और यहाँ पे बॉय कर लें आप। 10 से ज़्यादा है तो बॉय, 10 से कम है तो बेबी। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास होती है डिसीजन मेकिंग। इफ़ एल्स लगा के हम जब इसमें सारा काम करते हैं, कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रिलेट कर रहे होते हैं कि ये यूज़र यहाँ पे क्या वैल्यू एंटर करेगा, उस हिसाब से हमने आगे क्या काम करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग है। ये हमारे पास लू एक कंडीशन है, कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन और कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर योर नेम। पहले मैंने उससे एज इंजीनियर पूछ ली, फिर नेम पूछ लिया। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि नेम अगर हसनैन है तो इसकी सिफारिश आई है, इसको लाजमी एडमिशन देना है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि 17 प्लस हो बंदा, 17 साल से उम्र ज़्यादा हो, या हसनैन हो, या यूँ समझ लें कि 40 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, 40 प्लस नॉट अलाउड। या फिर नेम जो है ना वो अगर हसनैन है तो उसको अलाउड है कि वो कोई स्पेशल पर्सन है, हम उसको अलाउ कर रहे हैं एडमिशन के लिए। ये मैं इफ़ यहाँ से क्लोज़ करता हूँ तो ये सारी क्लोज़ हो जाएगी। ये भी क्लोज़ कर लेता हूँ, या ओपन ही रहने दें, मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ। इफ़ एज इन ईयर इज़ ग्रेटर देन 40 console dot write line you are not allowed।
इन क्लास 40 प्लस वाले क्लास में अलाउड। एल्स कैंसल यू आर एलिजिबल फॉर क्लास। अब मैंने कहा कि अगर 40 प्लस है तो अलाउ नहीं है, लेकिन चेक ये कर लेना कि अगर हसनैन है तो अलाउ है, हसनैन है या अब्दुल है तो इन दोनों को अलाउ है। या मैं क्या लिखूँगा, एज अगर ग्रेटर देन 40 है एंड नेम नॉट इक्वल टू हसनैन, हसनैन की इक्वल भी नेम नहीं होना चाहिए, एंड नेम नॉट इक्वल टू अब्दुल। एज 40 से ज़्यादा हो, नेम हसनैन ना हो और अब्दुल ना हो, तो आपने कहना है कि नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं अपोजिट करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ और करना चाहता हूँ। ये कंडीशन इधर और ये ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 40 प्लस है तो वही अलाउड है, 40 प्लस अलाउड है, और नेम इज इक्वल टू अब्दुल और नेम इज इक्वल टू हसनैन। 40 प्लस वालों को अलाउ है या फिर अब्दुल और हसनैन इन दो बंदों को अलाउ है। लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन 40 you are allowed, else you are not allowed। अच्छा, यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड। एक कंडीशन मैं और लगाना चाहता हूँ कि 40 प्लस अलाउड है, या फिर अगर नेम अब्दुल, ये दूसरी कंडीशन है, नेम अब्दुल है या हसनैन है एंड एज ग्रेटर देन 20 है तो अलाउ है। नॉर्मली 40 प्लस वाले अलाउ हैं, लेकिन अब्दुल या हसनैन के लिए 20 प्लस एज रिक्वायर्ड है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, एज 40 है, पहली कंडीशन मैंने ये लिखी तो अलाउ कर दो, और ये आर के लिए हम ये लगाते हैं सिंबल पाइप साइन, आर नेम इज इक्वल टू स्नैन, आर नेम इज इक्वल टू डबल इक्वल टू, सॉरी सिंगल लगा दिया, अब्दुल। ठीक है, एज 40 से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर एज 20 से ज़्यादा हो एंड नेम अब्दुल हो या स्नैन। अब यहाँ तक जो मैंने लिखा था ना, ये मेरा एक तरह से लॉजिकल एरर है। कैसे, पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 40 प्लस हुई तो वैसे ही अगली कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी नहीं, सिस्टम सीधा यू आर अलाउड कह देगा। लेकिन अगर 40 से एज कम है, बस के 30 है, तो वो दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा। ठीक है, एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, एज 20 से ज़्यादा है एंड नेम हसनैन है एंड नेम अब्दुल है या फिर अब्दुल है। तो ये कंडीशन अभी तो चला ठीक हो गया कुछ, लेकिन हमने जो भी इस तरह की कंडीशन लगानी है उसको हमने ब्रैकेट्स में रैप करना है कि नेम अब्दुल हो या हसनैन हो एंड 20 एज ज़्यादा हो। अब अगर इस कंडीशन को मैंने कुछ यूँ लिखा होता है ना कि 40 से ज़्यादा वाले अलाउ हैं, 40 प्लस वाले अलाउ हैं, मैं इनको लाइन बाय लाइन लिया तो नीचे, या फिर नेम अब्दुल हो या हसनैन हो एंड एज ग्रेटर देन 20 हो। अब देखें, पहले वो ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, 40 प्लस अलाउ है तो ठीक है, 40 से एज ऊपर नहीं है, एज 30 है, तो फिर दूसरे नंबर पे वो कहेगा क्या नेम हसनैन है, अगर है तो यहीं पे वो यस कर देगा, क्योंकि एक कंडीशन में ट्रू होगी ना तो इसके अंदर आ जाएगा, वो आगे वाले पे जाएगा ही नहीं।
आगे वाले पे नहीं जाएगा। हमने तो ये देखना है कि नेम हसनैन हो या नेम अब्दुल हो, दोनों सूरतों में आपने चेक करना है कि 20 से ज़्यादा हो। तो एक सूरत में तो ये चेक नहीं कर रहा होगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि नेम अब्दुल है तो एंड यहाँ पे चेक करेगा, लेकिन यहाँ पे एंड चेक नहीं करेगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि ग्रेटर देन 40 हो, आर, ये सारे का सारा एक कंडीशन में ले जाए। अब देखें, या तो एज 40 हो या फिर ये चीज़ें हमने चेक करनी है। इनमें हमने क्या चेक करना है, इसमें हम नेम, इसमें ये जो दो हैं चीज़ें, इनको मैं फिर ब्रैकेट्स में ले जाता हूँ। ये थोड़ा टिपिकल हो गया होगा, लेकिन चले कोई नहीं, आगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आएगी तो हम देख लेंगे। ये अब यहाँ पे देखें, या तो एज 40 हो, ठीक है, या फिर इस ब्रैकेट की मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। या फिर ये अंदर वाली कंडीशन क्या कहती हैं, नेम इन दोनों में से कोई एक नेम हो, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, एंड एज दोनों सूरतों में, चाहे ऊपर वाला नेम है या नीचे वाला है, एज 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने यानी कि जो भी कंडीशंस आर एंड इस तरह की कोई कंडीशन होती है, इसमें आर भी आ रहा है एंड भी आ रहा है, तो आपने ग्रुपिंग करनी है अलग अलग कि एंड वाली कंडीशन कौन कौन सी हैं, आर वाली कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं एक लाइन में लाता हूँ, यहाँ से आपको देख के फिर अंदाज़ा होगा। ये सारा एक लाइन में आ गया। अब आप देखिए कि पहली कंडीशन हमें बताई है कि 40 प्लस एज हो, या दूसरी कंडीशन देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है 20 पे। दूसरी कंडीशन के सारा इंटरनल वाला पहले एग्जीक्यूट होगा। अब इस इंटरनल में फर्दर एक और चीज़ है कि नेम इन दोनों में से कोई एक हो तो ठीक है, और एज दोनों सूरतों में एज 20 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकर्स हम नहीं लगाते और नेम हसनैन आ जाता है तो भी रिज़ल्ट ओके हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आगे वो फर्दर डे इस एंड को चेक नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है डिसीजन मेकिंग में। नेस्टेड भी आप लगा सकते हैं, इंटरनली भी, और जो एक ही लाइन के अंदर आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन आर और एंड का आपने स्पेशल ख्याल रखना है। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट। ये क्लोज कर दिया। इसके बाद हमारे पास है फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप। इसके अलावा फॉर ईच लूप भी होता है, लेकिन फॉर ईच लूप अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल हम वाइल, डू वाइल और फॉर लूप भी अभी मैं नहीं कर रहा, ये भी मैं कलेक्शंस में जाके करूँगा। वाइल और डू वाइल करता हूँ, और कौन सा मतलब कहाँ यूज़ करना है, कब करना है, ये भी मैं नहीं कर रहा। फिलहाल मैं वाइल एंड डू वाइल कर रहा हूँ। अपने यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेनी है इंटीजर्स में, और वो आपको पता है कि जो है 0 से ज़्यादा होने चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। कंसोल राइट लाइन enter your age in years। और यहाँ पे int age is equal to int dot parse console dot read line। अब आप देखिए यहाँ पे यूज़र जो है 0 भी इंटर कर सकता है, और प्रॉपर फॉर्मेट में इंटर नहीं भी कर सकता है, प्रॉपर फॉर्मेट ना दे कुछ और दे दे। तो हमने एक ट्राई पास पढ़ा था, यहाँ पे मैं इनिशियली एज को 0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ट्राई पास कंसोल डॉट रीड लाइन, और सेव किस में करना है, एज में करना है। मैंने ऊपर इंट को 0 कर दिया, और यहाँ पे सॉरी, इसको आउट भी लिखना होता है, आउट, यानी कि कंसोल से इनपुट लें, उसको
इंटीजर में कन्वर्ट करें और आउट एज में वापस डाल दें मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ वाइल एज इज लेस देन 0, जब तक एज 0 से कम है आप एज मांगते रहें। और ये भी मैं इधर नीचे ले आता हूँ। ठीक है, क्या हो गया? हमें वैसे प्रॉब्लम हो गया इसको कोई। हाँ, वैसे एक मिनट मुझे देखने दें। वैसे मैंने कोई ऐसी गलती की नहीं है कि कंसोल डॉट राइट लाइन इंटरव्यूअर। ठीक है, इंट, अगर ये मैं लाइन नहीं लिखता यहाँ पे, इंट एज इज इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, लेकिन उसको कोई मसला आ रहा है। यहाँ पे देखें ना, ये इंटीजर के नीचे एरर दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जब इस तरह का कोई भी एरर लाइन के स्टार्ट में आ रहा हो या बीच में भी कहीं आ रहा हो, तो एक नज़र आप इससे पिछली लाइन पे देख लिया करें कि इसकी पिछली लाइन पे कोई एरर तो नहीं है। तो ये अगर मैं डिसीजन मेकिंग वाला खोलता हूँ ना, तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये मैंने इसको कमेंट किया था, मल्टी लाइन से कमेंट कर दिया था। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से डबल स्लैश लगा देता कमेंट करने के लिए, क्योंकि जब ये मल्टी लाइन कमेंट लगाया था तो उसकी एंडिंग ये वाली बन गई और ये देखें ये आगे सेंटेक्स बन गया, इस वजह से वो एरर दे रहा था। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टी लाइन के बजाय सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ। अब आप देखें ये ठीक है। अब मैं ये कंसोल को पीछे ले आता हूँ। मैंने कहा जी एज 0 है और जब तक एज 0 से कम है या 0 है, ठीक है, while age is less than equal to 0, आपने यूज़र को कहना है एंटर योर एज और उसको फिर पास करने की कोशिश करनी है, जो भी वो एज देगा। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। मैंने कहा ये एज है, इंटर किया, उसने फिर क्या मुझे एज, मैंने कहा ये, ठीक है, वो पूछता रहेगा जब तक मैं प्रॉपर उसको नहीं बताऊँगा। मैंने तो इंटर किया, अब उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट किया। ठीक है, तो वाइल यानी कि एक कंडीशन है, आप एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती आप वो काम करते रहते हैं। वाइल में जब तक यहाँ पे ये चीज़ ट्रू आती रहेगी, यानी एज जब तक 0 या 0 से लेस होगी, ये बार बार इधर ही घूमता रहेगा। यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, आने के बाद इस ब्रैकेट के बाद बाहर नहीं आएगा, बल्कि फिर इसी के अंदर दोबारा जाएगा और इसको चेक करेगा। और जब आप एज प्रॉपर दे देंगे तो इसने आउट एज में वो वैल्यू प्रॉपर डाल दी होगी जो 0 से ज़्यादा होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इससे आप बाहर निकल आएंगे। ठीक हो गया। वाइल, डू वाइल क्या होता है? डू वाइल का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं एज 10 कर देता हूँ यहाँ पे और मैं रन करता हूँ, तो देखिए इसने एज मांगी नहीं मुझसे। ठीक है, मैं यहाँ नीचे एक दफ़ा कंसोल में दिखा भी देता हूँ, चलो। योर एज इज, यस, यहाँ डॉलर साइन लगाया स्टार्ट में और यहाँ पे लिखा एज और एंड पे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे 0 करता हूँ जैसे स्टार्ट में किया था, रन करता हूँ तो कह रहा है एंटर योर एज, मैंने लिखा -1, तो फिर उसने कहा एंटर योर एज, मैंने कुछ गलत लिखा, फिर उसने कहा एंटर योर एज, मैंने लिखा 10, 20, तो उसने कहा योर एज इज़ 20। ठीक हो गया। अब यानी कि उसने मुझसे एज मांगी। अब एज अगर मैं पहले ही प्रॉपर लिख देता हूँ 0 से ज़्यादा है, तो ये देखें ये मुझसे मांगेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बताएगा योर एज इज़ 10। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो कि वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों सूरतों में एक दफ़ा यूज़र से मैंने एज लाजमी मांगनी है, तब मैं ये पहली एग्जांपल ऐसे थी, इसका मैंने कमेंट कर दिया, बाद में हमने इसको 10 कर दिया। ठीक है, तो इसने मुझसे एज नहीं मांगी और मैं चाहता हूँ कि 10 भी हो लेकिन एज मुझसे मांगे। अब वाइल के बजाय यहाँ पे आप लिखें, वाइल को यहाँ से उठाएं और ये नीचे ले आए एंड पे।
यहाँ पे, और यहाँ लिख दें डू। मतलब पहले आप यहाँ पे चेक करते थे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपने यूज़र से इनपुट लेनी है। डू में क्या होगा, पहले आप यूज़र से इनपुट ले लें, उसके बाद आप चेक करें कंडीशन ट्रू है तो दोबारा इनपुट लें, फॉल्स है तो इनपुट ना लें। अब यहाँ पे मैं ज़ीरो करूँ तो ज़ीरो की सूरत में ये फिर मुझसे पूछेगा, पूछ रहा है 10, ठीक है। और अगर मैं इनिशियली 10 डाल देता हूँ, जैसे ऊपर डाली थी, उसने मुझसे एज नहीं पूछी थी, लेकिन इस सूरत में वो फिर मुझसे पूछेगा, ठीक है। मैंने लिखा 20, ये आ गया 20। यानी कि वाइल और डू वाइल का ये फ़र्क है कि वाइल आपने तब कॉल करना है जब कंडीशन ट्रू होगी, जब जो भी आप कंडीशन दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसका रिजल्ट ट्रू होगा, तो ये वाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपसे पूछेगा। और डू में यह है कि वो पहले एक दफ़ा वो काम कर लेगा जो आप चाह रहे हैं, और कंडीशन बाद में चेक करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप कहते हैं कि आप बारिश हो रही है तो आपने बाहर छतरी लेके जाना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वाइल रेनिंग, ठीक है, तो अम्ब्रेला, वो स्पेलिंग कराते हैं, ठीक है। जब रेनिंग हो रही है तो आपने अम्ब्रेला लेके जाना है। और दूसरी सूरत में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, अम्ब्रेला ले जाएं। बारिश हो रही होगी तो इस्तेमाल कर लेना, ना हो रही होगी तो वापस कर देना। तो अब क्या करेंगे, डू अम्ब्रेला वाइल रेनिंग। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर अम्ब्रेला ले जाएं, अगर बारिश हो रही है तो इस्तेमाल करना, और वाइल रेनिंग अम्ब्रेला अगर बारिश हो रही है तो लेके जाएं, ठीक है। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि वाइल और डू वाइल का क्या फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू होता है। ये भी ज़्यादातर हम वाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे फॉर और फॉर ईच लूप में, जो अभी हमने आगे पढ़ने हैं। तो ये मैं सेक्शन नीचे ले आता हूँ यहाँ पे एंड पे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ। और इसके ज़रिए भी कमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास मैथ की क्लास है। देखिए मैथ आप लिखेंगे मैथ तो इसके साथ बहुत सारे फंक्शनलिटी आपको मिलेगी। मैथ डॉट मैक्स है, मैक्स के अंदर आप जाएंगे तो देखें आपसे दो इंटीजर पूछ रहा है, इंटीजर 1 और इंटीजर 2। तो आप 10 20 दे दें और यहाँ पे लिखें इंट मैक्स इज इक्वल टू, तो ये इसने आपको 20 दे देगा, ठीक है। इसी तरह इंट मेन इज इक्वल टू मैथ डॉट मेन 13 20, तो ये आपको 13 दे देगा, इधर आपको 20 दे देगा, ठीक है। मैथ की ये क्लास मैथ डॉट मेन और मैक्स पता चल गया, सीलिंग राउंड और एब्सोल्यूट, ठीक है। सीलिंग और फ्लोर को पहले देखते हैं। सीलिंग आप यहाँ पे लिखें 1.6 लगता है, चले, ठीक है। सीलिंग चूँकि छत पे लगाई जाती है, फर्श पे नहीं लगाई जाती, तो आसानी से समझने के लिए कि सीलिंग हमेशा ऊपर होती है, तो ये हमेशा इसको आपको राउंड करके 2 देगा, ठीक है। इंट C1 और इंट सॉरी ये डबल में देगा आपको, डबल C2 इज इक्वल टू मैथ डॉट सीलिंग 1.001, तो भी इसको आपको ये 2 देगा। इसने हमेशा वैल्यू को ऊपर लेके जाना है राउंड करने के लिए। इसी तरह सीलिंग के बाद फ्लोर है, डबल F1 इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, ये हमेशा वैल्यू को नीचे लेके आता है। ये अगर 001 है तो भी इसका रिजल्ट आपको 1 देगा, और F2 ये अगर 1.999 भी है तो भी इसका रिजल्ट आपको 1 ही देगा। ये हमेशा वैल्यू को नीचे लेके आता है। इसके बाद मैथ डॉट राउंड है, डबल R1 इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, राउंड में अगर 1.49 है तो आपको क्या देगा, 1 देगा। और डबल R2 इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, ये
5001 भी है या 5 है तो आपको 2 देगा। ठीक है, ये राउंड करेगा। इसके बाद हमारे पास मैथ डॉट स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट आप 3 ले लें, आपको 9 दे देगा। ठीक है, डबल स्क्वायर रूट मैथ डॉट मिन मैक्स बता दिया। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि ये अगर -10 भी है तो ये आपको डबल +1 ये हमेशा आपको 10 देगा, चाहे वो -10 है या 10 है, दोनों सूरतों में आपको 10 देगा। मैथ डॉट और भी इसी तरह के कोसाइन साइन वगैरह आपने निकालना हो, टेंजेंट निकालना हो। ठीक है, और रैंडम नंबर्स भी निकलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लॉग वगैरह, लेकिन इतनी चीज़ें हमने करनी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको मैथ की क्लास को फर्दर चेक कर सकते हैं। मतलब इसके और भी फंक्शनलिटीज़ हैं। इसके अलावा हम अगर रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास रैंडम की क्लास है, रैंडम आर इज इक्वल टू न्यू रैंडम। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है आर डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताएं, आप 1 to 100 बताएं, तो ये आपको रेंडमली इसमें नंबर देगा। अगर यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 दफ़ा कंसोल पे लॉक कर लूँ, कंसोल राइट लाइन कर लूँ, मतलब पहली दफ़ा भी ये 100, 3 दफ़ा मैंने यही कॉल किया। रन करता हूँ, देखिए पहले 4 आया, 97 आया, 12 आया। अच्छा, यहाँ पे अगर 1 और 3 लिखता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने काफ़ी दफ़ा लिखा है। रन किया तो देखिए 1 1 और 2 2 आया, 3 नहीं आया। हमेशा याद रखें ये लास्ट वाला ये इंक्लूडेड नहीं होता। 1 आएगा, 2 आएगा, ये 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। अब आप यहाँ पे 4 लिख दें। अच्छा, यहाँ पे मैं अब तमाम लाइन पे 4 लिखना चाहता हूँ, तो ये भी मेरे पास एक शॉर्टकट है, आल्ट, और यहाँ पे मैं रखूँगा, इस जगह पे कर्सर रखूँगा, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा और डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो ये देखिए ये इस सब के स्टार्ट में आ गया। मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया और 4 लिखा, कंट्रोल एस कर दिया, तो ये सब के आगे 4 लिखा गया। कंट्रोल F5 प्रेस किया, अब देखें, ठीक है, 3 2 1 2 3 सारे आ रहे हैं, लेकिन 4 नहीं आ रहा, तो लास्ट वाला नहीं आता। तो रैंडमली नंबर आप इस तरह जनरेट कर सकते हैं। बाकी हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू रह गया, जो कि हम लूप्स के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ये कुछ बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इनकी बार बार आप एक्सरसाइज करें, और बिल्कुल चीज़ समझ में आए तो आप कॉन्टेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूँगा। और ये लेक्चर आपने जल्द क्लियर करना है, क्योंकि इससे अगला लेक्चर भी आपको याद लग जाएगा। ये लूप्स वाला आपने पढ़ना है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फिर आगे स्टार्ट करनी है, तो काइंडली ये लेक्चर जल्दी क्लियर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।